एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं दीदी आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इस वक्त चल रही होगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं उन सब स्टूडेंट्स को जगाने भी आई हूँ जिनके दिमाग में अभी तक ये बात नहीं चल रही थी। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों का जो जागने वाला टाइम है वो आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं भी पढ़ा है या आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी कंसोलिडेशन का सी भी स्टार्ट नहीं किया है, ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं या अभी आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज आप लोगों ने फिल्टर करना शुरू किया है, अगर आप उस वाले फेज में हो तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब अगर ऑन अ सीरियस नोट देखा जाए तो आपकी जो जर्नी है, ये प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। नहीं हुई है तो कैसे आप इसको कर सकते हो या क्या क्या इसके अंदर जेआरएफ अड्डा और मैं आप सभी लोगों की हेल्प करने आई हूँ, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरा पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस वर्टिकल पे काम करने का, जो भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, उनके सक्सेस या उनके फेलियर्स देखे हैं, जो भी मेरा लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग जो है वो एकदम ध्यान से बात सुने, पेशेंस के साथ समझे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे कुछ भी कहने से या मेरे बताने से वो चीज 50% ही होगी, पूरी 100% तब होगी जब आपको वो चीज समझ में आएगी और आप उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। अगर एक भी जने ने इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी तैयारी शुरू कर देती है या चीजें अप्लाई कर देती है तो मैं मानूंगी कि ये जो वीडियो है उसको बनाने का मोटिव मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का जो सेशन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में मैं बता देती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट 2024 का महासंग्राम मेरे लिए स्टार्ट हो गया है। 80 दिन मैं आज से कैलकुलेट करके चल रही हूँ और इन 80 दिनों के अंदर आप सभी लोगों का जेआरएफ कैसे हो सकता है, क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, ये सारी कहानी डिस्कस करूंगी। और हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि जेआरएफ अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपन बनाएंगे कि हर एक बच्चे को ये फील हो कि हाँ यार, मैं जो है तैयारी कर रहा हूँ, राइट। मेरा लेवल क्या था और तैयारी करने के बाद जो मेरा लेवल है वो कितना चेंज हो गया, मेरी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया, बिहेवियरल चेंज मुझे कितना फील हुआ है, उसके ऊपर काम करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता देती हूँ। मैंने हमेशा से बोला है कि रीच जो है वो जेआरएफ अड्डा की मुझे वहां तक लेके जानी है, मेरी एज एन एजुकेटर मुझे वहां तक लेके जानी है जहां पर रिसोर्सेज नहीं है ना, वहां पर भी पढ़ाई हो रही हो, इस लेवल पर अपन लेके जाएंगे। और मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, मेरे को पता है कि मैं 1000-2000 बच्चों की बात कभी नहीं करती हूँ, मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जो शायद राजस्थान के एक गाँव से है और उसके पूरे गांव के अंदर एक मोबाइल फोन है और फिर भी उस बच्ची ने जो है वो जेआरएफ निकाला, ऑल इंडिया रैंक निकाला। मुझे आज तक याद है उसकी कहानी, जब जब ये बोलती हूँ तो पूनम की कहानी याद आती है और बहुत अच्छा लगता है। नेहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके पास में शायद उतना रिसोर्सेज नहीं है बट स्टिल उन्होंने रीच आउट किया। ठीक है, मुझे लगता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक वेल टू डू वाले बच्चे को चीजें समझाना इज फाइन, ठीक है, ये जरूरी है, फाइन, उसको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, वो सेल्फ स्टडी से कर लेगा। बट कोई एक ऐसा बच्चा ना जिसको पता भी नहीं है, नेट के बारे में भी नहीं पता था और स्टिल उसके बाद में तैयारी उसने स्टार्ट करी, ये जेआरएफ अड्डा का मोटिव है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एस्पायरिंग टू इंस्पायर, क्यों मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी। तो आज मैं आप सभी लोगों से यही सारी चीजें डिस्कस करूंगी कि जागे नहीं थे तो जाग जाना, क्योंकि आज बहुत कुछ है जो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने एक कोट था आप लोगों को कुछ समय पहले विमेंस डे पे भी ये कोट दिखाया था, दोबारा से ये दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। अब ये तैयारी जो है ये एक ड्रीम की जैसे मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ओपेरा जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है ना, ओपरा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, सॉरी, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ योर लाइफ डजंट नेसेसरली इन्वॉल्व क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक और ट्रैकिंग अराउंड द वर्ल्ड। द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन एवर टेक इज टू लिव लाइफ ऑफ योर ओन ड्रीम्स। ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या ही लिखा है, बट अगर आप गौर फरमाओ ना तो ये जीवन का सार है जो इस लाइंस में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताती हूँ, जब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे ना तो हमको सबसे पहले एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। पढ़ाई तो अपने आप हो ही जाती है, अगर आपके पास में एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है तो आप 10 दिन चलोगे, 20 दिन चलोगे, 30 दिन चलोगे। पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है ना तो 100 दिन, 50 दिन, 1000 दिन वो कभी नहीं चल पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस करियर में आगे जाना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको टीचिंग अरीना में जाना है, स्पेशली रिसर्च अरीना में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जगाना पड़ेगा। और उस इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, वो है कि क्या आप वाकई में ड्रीम अपनी अकॉर्डिंग देख रहे हो, जो आपका ड्रीम है वो आप ही का है,
या किसी की परसेप्शन के बिहाफ पर आप चीजें चल रहे हो। हमेशा एक लाइन बोलती हूँ ना कि अपनी जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखना, क्योंकि अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो वो हमेशा उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, उन रास्तों पे लेके जाएगा जहां पर उनका जाने का मन है। तो अपनी स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो, अपने अंदर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जगाओ, और एक ही सीट चाहिए, हमको सिर्फ एक ही सीट चाहिए बस, इस हिसाब से तैयारी करने का डिसीजन ले लो। और ये डिसीजन ये जो है पक्का हो जाना चाहिए। अब ये नहीं सोचना है कि क्या करना है कैसे करना है, अगले 80 दिन गायब हो जाओ, और गायब होने के बाद में खतरनाक तैयारी करनी है, इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपको पता भी ना हो कि पिछले 80 दिन कहाँ निकल गए। जब 81st डे आप अपने आप को देखो या आपसे कोई बात करे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ यार एक डिफरेंट पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इन नॉलेज परस्पेक्टिव बोल रही हूँ मैं। तो चलिए आइए, डिस्कशन हमारा जो है वो सबसे पहले तो मोटिवेशन जो था वहां से हमको शुरू किया, हमको समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आते हैं। मार्च चल रहा है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में हो गया अप्रैल, फिर आपके पास में हो गया मई, ठीक है ना, ये हो गए पूरे पूरे 60 दिन। फिर आप लोगों के पास में अप्रैल में और हो गया जून का समय। जून में तो आप लोगों का पेपर ही है, और ये लास्ट के दिन मुझे नहीं लगता कि, मैं मानती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो तैयारी वाले पीरियड में आपको कंक्लूड करने चाहिए भाई। यहाँ पर जो है ये कंक्लूड हो गए हैं यहीं पर अपने दिन, पर ये जो टोटल दिन है इनको मिला लूं, और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका एग्जाम होगा, 21 तारीख तक एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो कुल मिला के अगर आज से भी देखो तो 80 दिन भी नहीं है पूरे पूरे, बट स्टिल हम मान के चल लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि यार 80 दिन मेरे पास में है, 80 डेज मेरे पास में है। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, सबसे पहले तो सिलेबस जो है वो हम लोगों को थॉरली पता होना चाहिए। अगर आज में से आज कोई एक ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास में जब भी हम तैयारी करते हैं तो 3 चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम लोगों को जो है क्या पढ़ना है, हम लोगों को जो है कैसे पढ़ना है, और हम लोगों के लिए जो है कैसे पढ़ने के साथ साथ क्यों ये चीज जो है वो हम लोगों को पढ़नी है। ये जो क्यों है, ये सबसे पहले भी मैंने बताया कि वो मोटिवेशन आपके पास में होना चाहिए कि भाई अगले 80 दिन मैं किस फ्यूल पे चलने वाली हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। तो जैसे मुझे पता है वैसे आपको पता है, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। जब मुझसे मेरा भाई आके पूछते थे कि भाई आपको क्या करना है, मान लो यूजीसी नेट में आपका नहीं होगा, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था लिटरली। और मुझे बड़ा ऐसा होता था, वो होता है ना गूज बम्स हो जाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये नहीं तो क्या, ये वाला गुड पैनिक होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं मेरे पे जो आप बीते मैं तो वही बताऊंगी। तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आपके पास में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगले 80 दिन। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये नहीं तो कुछ नहीं, ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे इसमें अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। और फिर आप अपना 100% डेडिकेशन देखना, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सिलेक्शन इज नॉट द रिजल्ट, ठीक है ना, वो कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रिजल्ट जो है, सिलेक्शन जो है, वो आपका अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है। आप जो इस पूरे 80 दिन अपना कमिटमेंट दोगे, उस कमिटमेंट से जो वो फल मिलेगा वो आपका रिजल्ट है। अब वो क्या होगा नहीं होगा वो मैं या आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो डेस्टिनी ने डिसाइड किया हुआ है। तो आप अपना कर्तव्य करें, अपने कर्म पे ध्यान दें, जो होना होगा होता रहेगा, राइट। तो वाई सबसे पहले तो वहां से समझ में आ गया। दूसरा वाई ये समझ में आ जाता है कि कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आप लोग फिल्टर कर रहे हो तो वो जो टॉपिक है वो क्यों पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों नंबर सिस्टम के ऊपर बड़े सवाल आए मैम पेपर 1 में। अगर मैं बात करूं पेपर 1 के अंदर एआई के ऊपर बड़े सवाल आए मैम, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बड़े सवाल आने लगे हैं। आजकल रिसर्च के अंदर भी सभी टूल्स के ऊपर आप लोगों के ज्यादा सवाल आने लगे हैं। एनवायरमेंट के अंदर अगर नोटिस करें मैम तो पहले प्रोटोकॉल्स पे बड़े सवाल आते थे, पर आज के टाइम पे ना हम पॉल्यूशन वाला टॉपिक जो है कुछ ज्यादा ही आप लोगों का पूछा जाने लग गया है। हायर एजुकेशन के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने लग गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी का पोर्शन ज्यादा हो गया है पेपर के अंदर। ये जो सारे के सारे चीजें जो मैं ढूंढ के रिसर्च करके आपको बताना चाह रही हूँ, ये मैं कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है। सिर्फ 5 साल के नहीं, पिछले 10 साल के इग्निशन बैच ज्वाइन किया था, तो याद होना आपको कि पूरे 10 साल के पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो जब 10 साल के पेपर दोबारा से एनालाइज करे तो मुझे ये चीज समझ में आई। तो आपका ये पार्ट हो गया कि क्या ट्रेंड में है, कहते हैं ना कि वोग में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो पहली बात तो क्यों ये एग्जामिनर पूछ रहा है ये हमको पता होना चाहिए। आप अपने आप जज करोगे किसी टॉपिक को पढ़ के कि यार ये एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है। तो हमारे लिए यहाँ का जो जवाब होता है ना, वो मेरे लिए जवाब होता है कि यहाँ पर आपका एग्जाम क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है आपका एप्टीट्यूड, साथ ही साथ आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड और आप लोगों का एटीट्यूड।
एटीट्यूड से ही ऑफ कोर्स बनेगा आप लोगों का एप्टीट्यूड। बट एप्टीट्यूड की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? एप्टीट्यूड की बात मैं यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा पेपर 1 जिसका बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होता है आपके पेपर कंप्लीट पेपर के अंदर, इवन आप लोगों के पेपर 2 के अंदर भी अगर आप लोग टॉपिक्स देखो तो आप लोगों से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करवाने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कुछ बहुत ही ज्यादा एकेडमिक पर्पस के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो ये देखते हैं कि आपकी फाउंडेशन क्लियर है या नहीं है। आगे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आप भी पढ़ाने वाले हो, तो क्या आपकी फाउंडेशन, आपके बेसिक्स क्लियर है या नहीं है? क्या आपके अंदर इतना एप्टीट्यूड है कि आप चीजों को समझ सकते हो या नहीं? ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि क्या हमसे पूछा जाता है, तो क्या के अंदर मैं यही चीज आपको बताने वाली हूं कि जितने भी आपके पेपर 1 की चीजें हो गई, आपकी पेपर 2 की चीजें हो गई, तो क्या में वही चीजें आती है कि आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के होंगे, पीवाईपीज या प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन 10 साल के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको जेन्युइनली बताऊं तो आप लोगों के लिए जो है वो अराउंड 80-20 का रेशियो चल रहा है। 80% चीजें जो है, 80% टॉपिक्स जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं। 20% टॉपिक्स होंगे जो शायद आप लोगों के लिए नए लेवल पे बन रहे हैं, नए क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। 80% चीजें जो है वही आ रही है, वही बार बार आप लोगों से पूछी जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, तो आप सब लोगों के लिए दिनों दिन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो है उन पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं। इसके अलावा अब मैं आती हूं अपने हाउ पर, कैसे सवाल पूछे जाने लग गए हैं। प्राइमरी अगर मैं फोकस करूं ना आपके हाउ पे, तो आप लोगों के लिए मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले सवाल, असर्शन रीजन वाले सवाल, मैच द कॉलम वाले सवाल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट वाले सवाल, इसके अलावा आप लोगों के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल, ठीक है, और फिर आपके डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आपके लास्ट में मैं मानती हूं कि पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट और एकदम हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ है सिचुएशन बेस्ड टेस्ट। आप लोगों से एक सिचुएशन दे दी जाती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल देते हुए इमेजिन करिएगा कि मिस्टर जो है वो पॉप थे। मिस्टर बॉब ने जो है वो एक मेल रिसीव किया। उस मेल के अंदर जो है उनको बताया जाता है कि उनकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, और उनको एक लिंक दिया जाता है, किस लिंक पर आप क्लिक करिए, ठीक है, और वो लिंक से जो है क्लिक करने के बाद में आपको एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए सो दैट मनी आपको ट्रांसफर किया जाए। ऐसा एक बहुत ही लेजिटिमेट लगने वाला मेल जो है वो एक मिस्टर बॉब के पास में आता है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर मिस्टर बॉब के ऊपर कौन से टाइप का अटैक होने के चांसेस हैं। इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ये तो सबसे सिंपल हो गया, और मुझे पता है आप में से जितने बच्चे जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको इसका मुंह जबानी जवाब पता होगा, है ना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी आपने क्लासेस देखी है मेरी, तो आपको याद होगा मैं कीवर्ड से पढ़ा रही हूँ, और कीवर्ड में हमारा ईमेल से रिलेटेड अटैक, फिशिंग अटैक होता है मैम, खत्म कहानी, खत्म क्वेश्चन, इतना ही था, है ना। बट सिचुएशन बेस्ड मतलब आप उस सिचुएशन में रखे जाओगे, उसके अराउंड एक कहानी बनाई जाएगी, और फिर उस कहानी को सॉल्व करके आंसर निकालना रहेगा। तो ये आप लोगों की मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ये सब क्वेश्चंस एक ही तरफ आप लोगों को बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। यहाँ पर ऊपर से पढ़ के 10 साल के प्रीवियस ईयर केवल निकाल के 2-4 चीजें समझ के कुछ चीजें रट के काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर एप्टीट्यूड पे काम किया जा रहा है, और एप्टीट्यूड चाहिए तो एटीट्यूड क्लियर करना जरूरी है, सही है ना। आपके पढ़ने की तरफ करेक्ट एटीट्यूड होगा तभी एप्टीट्यूड डेवलप होगा, है ना। वो आपका आईक्यू वाला पार्ट जो है ना वो यहाँ पर बड़ा हावी हो रहा है। आपने जो पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीज को कैसे अप्लाई करना है, ये चेक करने के लिए मुझे लगता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका होता है। और दिनों दिन इसका लेवल इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आप ये मान के चलिएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ बहुत ही अलग पूछा जाने लग गया है, पेपर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है, बट एक्चुअली जो अराउंड है ना आपका सिनेरियो, जो विसिनिटी है, यानी जो बच्चे हैं उनका लेवल बढ़ गया है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। आज जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तो मात्र 5 चैनल होंगे यूट्यूब पे जो यूजीसी नेट की तैयारी करवाते थे। आज के टाइम पर रोज के मैं बता रही हूँ, मिनिमम आप लोगों के 50,000 वीडियोज आते होंगे। कुछ ऐसे वीडियोस भी होते होंगे जो पता ही नहीं चलते होंगे हमको, बट आते हैं। ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, इस कैटेगरी में वीडियो डालती हूँ तो मुझे आइडिया है कि कितना यहाँ पर कंपटीशन है। जितने ज्यादा रिसोर्सेस उतना ज्यादा कंपटीशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा मैम? आपने बोल दिया कि ये है, आपने ये भी बता दिया, सोल्यूशन क्या है इस चीज का? इस चीज का सोल्यूशन है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर थॉरो क्लैरिटी के साथ में पढ़ना है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन
पढ़ने के बाद या ऑप्शंस पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो भी लिखा हुआ है ये मेरे लिए रिलेटेबल है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आया है, मतलब कौन से यूनिट से आया है, कौन से चैप्टर से आया है या किस सब्जेक्ट का है, अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है। आप इसके अंदर गेस वर्क ही करके आओगे, लप्पा ही लगा के आओगे। एंड लप्पा लगाना इज नॉट एट ऑल बैड until and unless the लप्पा इज लॉजिकल। या मैं कहूं कि अगर आप गेस वर्किंग कर रहे हो तो वहां चॉइस एलिमिनेशन लगा के कर रहे हो या वहां पर थोड़ा सा रीजनिंग लगा के उसको कर रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो जय श्री राम जय माता दी वाला सीन तो है ही, अंत में तो भगवान के द्वार ही जाना है हमको। बट वैसे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज जो मैं देखना चाहती हूँ, मैं ये नहीं देखना चाहती कि आपको करेक्ट आंसर आता है या नहीं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको जो है ये माहौल समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्या ये आपको पता है या नहीं पता है। मेरा आपसे सिंपल सा सोल्यूशन ये है, अगर आप सभी लोग तैयारी करना अभी शुरू किए हो तो आप लोगों ने पिछले साल का यानी कि आप सभी लोगों के 2023 में चले जाते हैं। 2023 में 3 बार पेपर हुआ है, उन तीनों पेपर को उठाना आपके सब्जेक्ट का, केवल आपके सब्जेक्ट का बोल रही हूँ, उसमें पेपर 1 उठाना, उसके 50 सवाल है, उसमें पेपर 2 उठाना 100 सवाल है, और इन 100 सवालों को यानी कुल मिला के अगर मैं कर दूं तो ये 150 हो गया, और 150 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो टोटल आप लोगों के पास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे मैम? टोटल हमारे पास में जो है वो 450 सवाल हो गए। इमेजिन करिएगा 450 सवाल आपके पास में है। मैं ये कह रही हूँ क्या हम ये 450 सवाल को पहले तो फिल्टर कर लो, ठीक है ना, 150 और अलग अलग फिल्टर कर लो, आपकी जैसी इच्छा है ना, 150 300 में फिल्टर कर लो। 150 सवाल पेपर 1 के और 300 सवाल जो है वो आपके पेपर 2 के। सबसे पहला स्टेप, पेपर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप ये मार्क कर लो ये कौन से यूनिट का है या कौन से टॉपिक का है। टॉपिक कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये सिर्फ ये कर लो। स्टेप 1 ये करके देखो, अगर आपको ये पता है तो बढ़िया बात है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को बिल्कुल ही अच्छे लेवल से बिगिनिंग से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, 80 दिन के अंदर जितना होगा उतने से तैयारी से पेपर दे देना है चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं जून में पेपर नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ इतना करिएगा कि आप लोग ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताई है, कुछ स्पेशल बता रही हूँ, स्पेशली उनके लिए जो आखिरी के 80 दिन में बाजी मारते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पिछले साल के 450 सवाल फिल्टर करके क्या आप ये ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कह रही हूँ एक पार्टी टू रूल होता है, ये जो मैं 80-20 बोल रही थी ना, इसी से एक पार्टी टू रूल होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 20% ऑफ द कोड में 80% ऑफ द एरर अकर करती है, ऐसा कहा जाता है। ये थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके हमारी प्रिपरेशन लाइफ में भी आता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर क्वेश्चंस। 30% आपके पेपर का, आपके सिलेबस का ऐसा पार्ट है जहां से 70% आप लोगों के सवाल बनते हैं। तो वो 30% आपको पता लग जाएगा अगर आपने ये चीज करी है तो। ये चीज करोगे आपका 30% आपको पता चल जाएगा। और उन टॉपिक के ऊपर एक एक करके थॉरोली पहले टॉपिक उठाया, टॉपिक को क्लियरली समझा, थॉरली समझा। डायरेक्टली आंसर रटने की कोशिश मत करना। आपके जीवन की सबसे बड़ी यही गलती होगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, सबसे बड़ी गलती बता रही हूं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय अगर आपने पहले आंसर देख लिया या आंसर टिक करके रट रहे हो तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। जब एग्जाम में जाओगे और गलती से भी इधर उधर हुआ और भूल गए तो गए, कोई मतलब नहीं है। तो जब एनर्जी लगा ही रहे हो, जब काम कर ही रहे हो तो अच्छे से कर लो। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थॉरोली उस कॉन्सेप्ट को समझो। जब आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा तो उससे रिलेटेड बाकी बचे हुए जो चारों कॉन्सेप्ट है उनको भी बहुत अच्छे से समझो। बस इतना कर लो और सब अपने खुद के नोट्स बनाओ। जिस भाषा में समझ में आते, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो तेरे को अच्छा लगता है, जो तुझे समझ आता है, बस उस भाषा में लिख ले। पर अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाने। मैं आपको गारंटी कहती हूँ जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे और जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपका पढ़ा हुआ रिलेटेबल टॉपिक आ गया और ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखा होगा, तो सबसे पहले दिमाग के अंदर जो है वो वही पेज याद आएगा कि यार इस पेज में कहीं तो ये तो मैंने लिखा था। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, चाहे आप मेरी कितनी PDF पढ़ लो, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं, आप कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी किताब मैं आपको बता दूं, पर आपको याद वही आएगा जो आपने अपने हाथ से लिखा है। जितने ज्यादा सेंसेस लर्निंग में इंक्लूड होते हैं उतनी ज्यादा लर्निंग स्ट्रांग होती है। एडगर डेल जी ने कहा था ये, और ये बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल चौकन्ना होता है और बहुत सारे सेंसेस, मैक्सिमम आपकी लर्निंग में जो है सारे सेंसेस लगते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये चीज आपने कर ली। अब अगर मैं बात करूं कि मैम टॉपिक जो है वो हमने पढ़ना शुरू कर दिए, हमने समझना शुरू कर दिया, पर ये करे कहाँ से?
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा क्या फंडा है या जेआरएफ अड्डा जो है वो आपके लिए क्या करता है। तो वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जितने भी सिलेक्शंस थे जो पिछले साल मैंने दिए, ये 500 प्लस सिलेक्शन जो है मैं काउंट करके आपको बता सकती हूँ, एक एक का नाम बता सकती हूँ। ये सब जो बच्चे हैं ना, इनसे मैंने जब बात करी, इनसे जब मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, उसके हिसाब से मैंने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे चेंजेस करे हैं, मैंने चीजें इंक्लूड करी है। टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करती हूँ। टॉपिक के बाद में डेली आप लोगों के लिए क्विज आता है, ये क्विज आप लोग सॉल्व करते हो, इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होती है। और ये वीडियो जो है वो जीवन में जब तक आपके पास में कोर्स है तब तक आप कितनी भी बार चला के देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो है, ये टॉपिक वाइज जो मैंने क्विज बना रखी है या टॉपिक वाइज जो चीजें कर रखी है, ये आप ले सकते हो। अगर पेड वाले प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो तो 6 महीने और 12 महीने, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस कर दिया था, आप ही के कहने पर लाई हूं। ये जो 6 महीने वाला पैक है, ये सिर्फ और सिर्फ अगले एक वीक के लिए, एक सप्ताह, ठीक है ना। आज जब से मैं ये वीडियो बना रही हूं उसके एक हफ्ते तक ध्यान रखें कि उसके सिर्फ अगले एक हफ्ते तक ये 6 महीने का पैक आपको जेआरएफ अड्डा पे दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा। क्योंकि मैं मानती हूं कि तैयारी 12 महीने की ही होती है। ये सिर्फ स्पेशल उन बच्चों के लिए जो इन 80 दिनों में तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं या 100 दिन में तैयारी करना चाहते थे, सिर्फ उनके लिए ये लाई थी। पर मैं मानती हूँ जेआरएफ की तैयारी जो है वो 12 महीने की तैयारी, और मैक्सिमम मैं खुश हूँ कि बच्चे ये समझते हैं। मैं चाहती हूँ कम ही हूँ, पर बच्चे ऐसे हों जो मेरे साथ 12 महीने हों, क्योंकि बिहेवियरल चेंज लाने में मुझे 12 महीने लगेंगे, है ना। वो चीज़ एम्बाइब करवाने में टाइम लगता है। एक बार ही की पड़ी हुई चीज़ जो है उसको बार बार कंसोलिडेट करना होता है। तो वो 12 महीने वाला पैक है, इसमें सब आता है, पूरा कोर्स आता है, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज आएगी, हैंडबुक आएगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, सब कुछ आएगा। और साथ ही साथ जो मैं मिसलेनियस क्लासेस पेड पे स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मैंने आपको मिड मार्च बोल दिया था, तो आप लोगों के लिए वो 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी शेड्यूल आपको मैं दे दूंगी, जिसमें मैं मिसलेनियस टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि बेसिक्स में सारे आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है वो भी आपके सामने लिखा है, तो आपका मन हो तो आप ये ले सकते हो। अब YouTube की अगर मैं बात करूं तो YouTube पे जैसा मैं कह रही हूँ कि जेआरएफ अड्डा है तो मुमकिन है, तो इस सीरीज के अंदर मैंने आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 2 की टाइमिंग्स दिख दी है यहाँ पर, कौन कौन सी क्लास कब कब होती है। और साथ ही साथ आप लोगों को पेपर 1 का भी टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 8 बजे मैं आऊंगी, 9:15 बजे आयुषी मैम आएगी, एनवायरमेंट के लिए पिंकी मैम आपके लिए आई है, जो स्पेशली आपके लिए लेके आई गई है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस ही पढ़ाते हैं मैम, तो आपके लिए ये आ गए हैं। इसके अलावा रचना मैम तो है ही अपने साथ में। तो ये सारी की सारी कहानी जो है ये यूट्यूब पे चलेगी, दोनों पर सेम थीम, मेजर एनालिसिस बेस्ड, आप लोगों के जो हॉट टॉपिक्स है, ठीक है ना, एकदम ही हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी के साथ में जो सॉल्व किए जाते हैं, वो आप लोगों के लिए होने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो बच्चे हैं जो लास्ट 80 दिन में तैयारी करना चाहते हैं, 6 महीने वाला पैक ले लो, काम खत्म करो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। इससे होगा ये, सारे के सारे कंटेंट की रिकॉर्डिंग है, आप एक दिन के अंदर अपने हिसाब से लर्निंग कर सकते हो, और उसके बाद में जो है वो आप आराम से अपना टेस्ट सीरीज निकाल सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस बच्चे ने ऑलरेडी लिया है और वो इग्निशन में मेरे साथ में है, तो सुबह 7 बजे डेली आपको मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, पिछले 10 साल के पेपर 1 के भी और 10 साल के कंप्यूटर साइंस के भी। तो आपकी सॉर्टेड है तैयारी, बस आप उसको फॉलो करते चलो अपने आप। मैं कब ट्रिगर करना है, कब गियर चेंज करना है, वो मैं कर दूंगी, आपको बता दूंगी, आपको चिंता नहीं करनी है, आप मेरे साथ हो। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ, जैसा मैंने आपको बोला कि कंटेंट फिल्ट्रेशन करना है, एक एक करके टॉपिक पढ़ना है, प्लेलिस्ट आपके पास में है, रिसर्च से लेकर हायर एजुकेशन तक सबकी प्लेलिस्ट आपके पास में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम सर्च करो कि हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम मेन चैनल जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हो वहां पर आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, खूब सारे वीडियोज है, अफोर्ड नहीं कर सकते पेड, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में जो है वो यूट्यूब पे भी कंटेंट है, जहां आपकी इच्छा है वहां पर जाके पढ़ो। बट मैं ये कह रही हूँ, पढ़ने का तरीका जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर टॉपिक फिल्टर करो और उन टॉपिक्स को पढ़ो। उन 20% या 30% टॉपिक पर हम लोगों को फोकस करना है, जहां से मेजॉरिटी आपका पेपर बनता है। बेसिक्स नहीं आते और डायरेक्टली एडवांस पढ़ने जाओगे तो गलती करोगे। इससे बेटर है कि पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद में आगे चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये मानती हूं कि अगले 60 दिन के अंदर आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। भले ही आप 10 टॉपिक पढ़ो, 100 टॉपिक पढ़ो, 500 टॉपिक पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मान लो 150 टॉपिक्स भी पढ़े हैं इन 60 दिनों के अंदर, ठीक है, अब अगले 30 दिन हमको हार्डकोर रिवीजन को देने हैं। जो पढ़े हो उसको पक्का करके जाओ। मैंने पिछली बार भी यही डायलॉग मारा था, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। आप 10,000 टॉपिक पढ़ के चले जाओ एक एक के बाद, मुझे नहीं लगता एग्जाम में वो काम आएंगे। आप 150 टॉपिक पढ़ के जाओ, हर टॉपिक को 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करो, आपको वो काम आएगा, जितना आता है उतना। इसका एक और वीडियो है जो मैं बनाने वाली हूँ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, चॉइस एलिमिनेशन कैसे लगानी चाहिए, वो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगी, अगला वीडियो मेरा वही होगा। बट
अभी के लिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ यही समझाने दे रही हूँ। 80 दिन है, 80 दिन को मैक्सिमाइज कर लो। रोज के अगर आप लोग 4 से 5 घंटे भी मिनिमम अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप लोग देख लो अगले 80 दिन, और 80 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि एटलीस्ट आप जो है वो 6 घंटे पढ़ना चाहो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा। अब ये अगर मैं बात करूँ तो 6 इंटू आप लोगों का 8 हो गया। आपके पास में इतने घंटे हैं और इस घंटों के अंदर तैयारी हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। इसे डिवाइड करो, 3 घंटे जो है वो आप लोग डिवाइड करो आपकी क्लासेस के लिए, 3 घंटे जो है वो डिवाइड करो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। जितना देर क्लास को दे रहे हो ना उतनी ही देर सेल्फ स्टडी को दो, 50-50 करो। अगर ये करोगे तो बेटर रहेगा, रिवीजन भी साथ साथ होगा, नोट्स भी मेकिंग साथ साथ होंगे और अच्छे से आपको चीजें क्लियर होगी। एक दिन के अंदर जो क्लास देखे हो ना उसको उसी दिन में रिवाइज करके खत्म करो, उसका बैकलॉग मत क्लियर करो। और एवरी संडे, एक दिन मतलब मैं संडे मतलब एक दिन हफ्ते में जरूर ऐसा रखना है जब आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करो, पूरा 3 घंटे का लगा के। एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं, पर करो। कहाँ करोगे? जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे करो, जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म पे जाके करो। मैं भी आप लोगों के लिए फ्री क्विज लगाती रहती हूँ, वहां पे करो। अगर आप पेड पे हो तो टेस्ट सीरीज है आपके पास में, वहां पे करो। अगर आप टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हो तो ओनली टेस्ट सीरीज ले लो। कैप्सूल कोर्स लेना चाहते हो तो ओनली कैप्सूल कोर्स ले लो जिसमें FIQs करवाए हैं मैंने। तो आप जहां से जाओ, रिसोर्सेज बहुत है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अब आपको थोड़ा गियर चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि ठीक है समय नहीं है। जिस दिन फॉर्म निकल जाएंगे ना उस दिन आप मान लेना कि पैनिक नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ कोशिश करी है कि एक नई तरीके से आपको समझा सकूं कुछ चीजें जो मुझे लगा कि डीप थिंकिंग में या सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग में आप लोगों की हेल्प कर सके, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, आपको लगा हो कि हाँ यार जेन्युइन हेल्प इस स्ट्रैटेजी में थी, तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जेआरएफ जो है वो हमारे लिए मुमकिन है और जेआरएफ अड्डा है तो डेफिनेटली मुमकिन है। तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ लिख के दीजिएगा, क्योंकि एक वो अफर्मेशन जो है वो मैं चाहती हूँ, वो पॉजिटिव वाइब्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें क्रिएट करनी चाहिए अपनी तैयारी के अंदर, अपने आप को वो मोटिवेशन देना चाहिए। तो मेरा जेआरएफ मुमकिन है क्योंकि जेआरएफ अड्डा है तो मुमकिन है। आज ये कॉमेंट होना चाहिए, लेट मी सी कितना मोटिवेशन आप मुझे देते हो। मैंने पिछले 4 सालों में जितना पेड पे पढ़ा है उतना ही यूट्यूब पे पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना और बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, वो तो चलो है ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब हर रोज आप क्लास में आते हो, है ना, देखते हो, चाहे पेड और नॉन पेड प्लेटफॉर्म में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो एक स्टूडेंट टीचर वाला जो अपना रिलेशन है ना उससे बियॉन्ड अपन गए हैं, तो वो उन सब चीजों के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ और यही चाहती हूँ कि बस हम जो अच्छी लर्निंग है ना उसको प्रमोट करें। अच्छी लर्निंग और अच्छी टीचिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तैयारी सब करवा रहे हैं, क्लासेस सब आपको दे रहे हैं, कोर्सेज भी सब आपके लिए लाते हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बेस्ट कर रहे हैं। बट मुझे कुछ अलग करना है और वो अलग है कि वो इंट्रिंसिक ड्राइव, वो स्ट्राइविंग फोर्स मुझे क्रिएट करना है आपके अंदर, वो बिहेवियरल चेंज। इसीलिए मैं हर पेड क्लास में उतनी एनर्जी लगाती हूँ, या क्यों मैं आपको बीच बीच में किस्से कहानियां सुनाती हूँ अपने, वो इसीलिए सुनाती हूँ कि आपको अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने मिल रहा है या कुछ मेरी गलतियों से सीखने मिल रहा है तो वो अपन आगे लेके चले। तो आज कमेंट सेक्शन में यही होना चाहिए कि मेरा जेआरएफ मुमकिन है क्योंकि जेआरएफ अड्डा है तो मुमकिन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।